हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। अर्चना, निशा एंड हर्षिल, थैंक यू फॉर rejoining channel membership of linear level and a very special and heartwarming thanks to Hamza Jat for rejoining channel membership of Tony Stark level। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सूजन आराम से बैठ के मैंगजांग की दी हुई कोरियोग्राफी को चेक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे आते हुए रोजी बताती है कि उनकी कंपनी को झाओ जिनमिंग ने छोड़ दिया है। व्हाइट एंड लवली क्रीम के ऊपर उसी की टीम काम कर रही थी और वो कमीना अपने साथ ही ना अपनी पूरी की पूरी टीम को भी लेके जा चुका है। बिना सीक्रेट फॉर्मूला के पता नहीं हम वो क्रीम कैसे बनाएंगे। इसी वजह से मैं डॉक्टर जूही को ढूंढ रही थी ताकि वो नया फॉर्मूला बना सके। सू चैन बोल रहा होता है कि ऐसी बात है तो मैं भी साथ में चलता हूँ, क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। आगे हम देखते हैं वो लोग कंपनी के ऑफिस में आ गए होते हैं। डॉक्टर जूही बोल रहे होते हैं, मिस मैंग, मैं समझ सकता हूँ कि आप किन दिक्कतों में हो, पर व्हाइट एंड लवली क्रीम का जो फॉर्मूला था ना वो बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला था और मैंने उसे क्रिएट नहीं किया था और क्रीम से उसे क्रिएट करने में ना मेरे को कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा। रोजी बोल रही होती है, झाओ जिनमिंग ने ना एक्सीलेंस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। व्हाइट एंड लवली क्रीम ना जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। अगर हम लोगों ने 1 साल लगा दिया उसको फिर से लाने में ना, तब तो एक्सीलेंस ग्रुप ना हमसे काफी आगे निकल जाएगा। तभी क्रीम को देखते हुए सूजन बोल रहा होता है, मैं भी तो देखूं कि आखिर ऐसी कौन सी क्रीम है इसको बनाने में 1 साल लग जाएगा। डॉक्टर जूही बोल रहे होते, इस क्रीम को बनाने के लिए ना बहुत ही स्किल लोग चाहिए। एक बार के तो मैं फॉर्मूला लिख भी दूं, लेकिन आपको ना इतने स्किल लोग मिलेंगे नहीं। इसी वजह से क्रीम बनाने के बारे में तो आप भूल ही जाओ। वैसे मुझे ये बोलते हुए ना काफी शर्म आ रही है, लेकिन मेरे को ये बोलना पड़ेगा कि मैं मैंग फैमिली के साथ में अब काम नहीं कर सकता। आपके ग्रैंडपा मेरे साथ में बहुत ही काइंड रहे और हम लोगों ने साथ में मिलकर काफी सालों तक काम करा, पर अब मेरी एज हो चुकी है और मैं ऐसा पेशा संभाल नहीं सकता। आप समझ रही है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रोजी सोच रही होती है, मास्टर जूही हमारे लिए 30 साल से काम कर रहे हैं और इस फॉर्मूला को देखते हुए इनको भी लग रहा है कि ये भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी सूचन बोल रहा होता है, अगर मैं सच कहूँ ना तो जब मैंने सुना था कि एक दिक्कत आई है तो मेरे को लगा कोई बहुत ही बड़ी दिक्कत आई है, लेकिन इस चीज को तुम लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। ये लो, मैंने इस क्रीम से भी ना काफी बेहतर फॉर्मूला लिखा है। रोजी बोल रही होती है, सूचन देखो यहाँ पे मजाक मस्ती करने का टाइम नहीं। अगर तुम मेरा मूड हल्का करना चाहते हो ना तो इसके लिए शुक्रिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। देखो ये कोई मानुआ नहीं है और तुम इसे कोई हीरो नहीं हो, इसी वजह से इसका ना इतने कम टाइम में बनना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। सू चैन बोल रहा होते, भले ये कोई मानुआ ना हो लेकिन मैं तो एक हीरो हूँ। एक बार के लिए ना ये फॉर्मूला देखो, फिर तुम मेरे को बताना क्या कि तुम्हें कैसा लगा। डॉक्टर जूही बोल रहे होते, यंग मैन ना काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, मैं भी तो देखूं क्या कि इन्होंने ऐसा भी क्या लिखा है। लेकिन जैसे ही वो सूजन के नोट्स को पढ़ते तो काफी शॉर्ट हो जाते हैं। रोजी बोल रही होती है, क्या हुआ, आप इतने शॉर्ट क्यों लग रहे हो। डॉक्टर जूही बोल रहे होते, ये कोई फॉर्मूला नहीं है बल्कि अपने आप में ही ना एक बहुत ही बड़ा खजाना है। अगर हम लोगों ने इस फॉर्मूले के साथ में एक क्रीम उतार दी ना तो मार्केट में बाकी सारी क्रीम बिकना ही बंद हो जाएगी। सू चैन बोल रहा होता है, ये तो क्या है, मैं इसे भी ना काफी कुछ बेहतर लिख सकता हूँ। ये बोलते हुए एक और नया फॉर्मूला लिखते हुए डॉक्टर जूही को दे देता है। डॉक्टर जूही सोच रहे होते हैं, मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। ये तो लेजेंडरी सेंगजुई फॉर्मूला है जिसको एंशिएंट टाइम ने बहुत ही बड़ी बड़ी एम्प्रेसेस ने यूज किया है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि बॉन्ड्स, गोरिया, लाइकमी, गैंगनियर के पास में ना इस फॉर्मूला का सिर्फ और सिर्फ छोटा सा टुकड़ा था और उस फॉर्मूले के टुकड़े का यूज करते हुए उनकी कंपनी ना आज बिलियंस में है। हमारे पास तो पूरा फॉर्मूला आ गया, हम पता नहीं क्या ही कर देंगे। मिस मैंग, अगर आपके पास में इतनी कमाल की चीज थी तो आपने मेरे को पहले बताया क्यों नहीं। प्लीज इस फॉर्मूला को ना मेरे को प्रिपेयर करने दीजिए। मैं हमेशा इस कंपनी के लिए ना एक लॉयल डॉग की तरह काम करूंगा। आप मेरी 50% सैलरी भी कम कर दो, लेकिन आप प्लीज मुझे इस फॉर्मूला को ना प्रिपेयर करने दो। रोजी बोल रही होती है, ठीक है आप कर सकते हो। वहीं डॉक्टर जूही खुश होते हुए बोल रहे होते, आज मेरी जिंदगी का ना सबसे बेस्ट डे है। हिस्ट्री के सबसे ग्रेट डॉक्टर्स में ना आज मेरा नाम शुमार हो गया। वहीं उस पर्ची को देखते हुए रोजी बोल रही होती है कि सच में इतना कमाल का है क्या। सूजन, आखिर जो ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास में कहाँ से आया। मेरे को लगा था कि हमारी व्हाइट एंड लवली क्रीम ना एक रिवोल्यूशन है, लेकिन डॉक्टर का रिएक्शन देख के तो लग रहा था कि उनको कुछ बहुत ही कमाल का मिल गया है। सूचैन बोल रहा होते, वो इसी वजह से ऐसा रिएक्ट कर रहे थे ना क्योंकि ये आज तक की हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट ब्यूटी फॉर्मूला है। तुमने पक्का से सेंगजुई सीक्रेट फॉर्मूला के बारे में तो सुना होगा ना। रोजी सोच रही होती है, मैंने इसके बारे में हिस्ट्री किताबों में पढ़ रखा है। कहते हैं कि एंशिएंट टाइम में ना एक बहुत ही लेजेंडरी डॉक्टर हुआ था, उसकी लाइफ की सबसे ग्रेटेस्ट क्रिएशन थी सेंगजुई सीक्रेट फॉर्मूला। कहते हैं कि इसको लगाने से ना इंसान की चमक बदल जाती थी। बड़ी बड़ी एम्प्रेसेस ने ना इसका सालों सालों तक यूज करा, लेकिन वक्त के साथ में ये फॉर्मूला गायब हो गया। अब मेरे को समझ आ रहा है कि आखिर इस फॉर्मूला को अपने हाथ में देके डॉक्टर जितना खुश क्यों हो रहे थे। इस फॉर्मूला के बदले में ना बड़ी से बड़ी कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे सकती है। रोजी बोल रही होती है, वैसे सूचना कि तुम्हें ये फॉर्मूला मिला कहाँ से। सूचन बोल रहा होते, तुम्हें पता है मास्टर ने मेरे को नहीं चाहते थे कि मैं माउंटेन के नीचे आऊँ, इसी वजह से उन्होंने मेरा एक फाइनल टेस्ट लिया था। उन्होंने मुझे इस फॉर्मूले के सिर्फ 2 ही टुकड़े दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे को इसको रिस्टोर करना है। जब मैंने ये काम कर लिया ना तब उन्होंने मुझे माउंटेन से नीचे आने की परमिशन दे दी।
रोजी सोच रही होती है क्या इसने सिर्फ और सिर्फ कुछ टुकड़ों का यूज करते हुए पूरे के पूरे फॉर्मूला को फिर से बना दिया। मुझे याद है एक बहुत ही बड़ी ब्यूटी कंपनी ने ना आज के सबसे बड़े फार्मासिस्ट को हायर किया था। उन लोगों ने ना इस फॉर्मूले के रिसर्च में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी उन लोगों को ना कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वैसे ग्रैंडपा ने कहा था कि सूचन के जो मास्टर है ना वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है। हो सकता है कि ये फॉर्मूला वाली चीज ना उन्होंने सूचन को बताई हो, और सच में सूचन इतनी बड़ी चीज हमारे साथ में ऐसे ही शेयर कर रहा है। व्हाइट एंड लवली क्रीम हमारे साथ में नहीं भी है तो क्या हुआ, इस फॉर्मूले के साथ में हम लोग व्हाइट एंड लवली 2.0 बनाएंगे, और मेरे को भरोसा है कि आने वाले 5 सालों में ना हमारी क्रीम का सामना कोई भी क्रीम नहीं कर पाएगी। रोजी बोल रही होती है इतने बड़े हेल्प के बदले में बता तुम्हें क्या चाहिए। सू चैन बोल रहा होता है मेरे को जो चीज चाहिए थी ना वो तो मेरे पास है। शर्माते हुए रोजी सोच रही होती है क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा है। सू चैन बोल रहा होता है लेकिन अगर तुम्हें फिर मेरे को कुछ देने का मन हो ना तो मुझे कुछ मिलियंस चाहिए थे, क्योंकि मुझे ग्रैंडपा के लिए ना मेडिसिनल हब खरीदने हैं। रोजी बोल रही होती है ये लो इसमें 50 मिलियन है, उम्मीद है कि इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। सू चैन बोल रहा होता है सच में अगर तुम्हारी वाइफ एक पावरफुल सीईओ है ना तो तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की क्या जरूरत है। आगे जो हमारा सूचन होता है वो डॉक्टर ली की दुकान पे आ गया होता है। तभी वो देखता है डॉक्टर ली को जो कि एक फॉर्मूले को पढ़ते हुए बोल रहे होते इसके अंदर ना कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो ऐसा है जो कि डलने से ना ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तभी हमारा सूचन बोल रहा होता है लोटस फूड डाल के देखो शायद तुम्हारा काम हो जाएगा। खुश होते हुए डॉक्टर ली बोल रहे होते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लोटस रूट में ना वो सारे के सारे इफेक्ट होते हैं जो कि इस फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं। मैं 2 दिन से ना इस चीज को लेके परेशान था, फाइनली मेरी दिक्कत सॉल्व हो गई। फिर वो सामने देखते हुए बोलते हैं अच्छा तो फिर ये डिवाइन डॉक्टर सू थे। मैं भी सोचा था कि आखिर वो कौन सा ऐसा एक्सपर्ट है जिसने की मेरी दिक्कत को सॉल्व कर दिया। बताइए डॉक्टर सू मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सू चैन बोल रहा होता है मेरे को कुछ टॉप टायर मेडिसिनल हब चाहिए। डॉक्टर ली बोल रहे होते टॉप टायर से आपका मतलब क्या है। सू चैन बोल रहा होता है ऐसे मेडिसिनल हब जो कम से कम ना 1000 साल पुराने हो। डॉक्टर ली बोल रहे होते आपको पता है इतने पुराने हब ना आपको पूरे के पूरे सिटी के अंदर किसी दुकान पे मिल सकते हैं तो वो डॉक्टर ली की दुकान है। पर मैं आपको बता दूं कि जो ये 1000 साल पुराने हब है ना वो मेरे मास्टर के पास होंगे, और पैसे ऐसी चीज है ना हम उसे नहीं खरीद सकते। सू चैन बोल रहा होता तो फिर यहाँ पे पैसे काम नहीं आएंगे। चलो फिर ठीक है मैं तुम्हें एक सीक्रेट मेथड के बारे में बताता हूँ जिससे कि तुम्हारी रिफाइनिंग ना बहुत ही बेहतर हो जाएगी। आगे हम देखते डॉक्टर ली ने अपने 2 स्टूडेंट को बुला लिया होता है। स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं मास्टर ली आखिर आपने हमारे एल्केमी रूम के अंदर किसी को ऐसे कैसे भेज दिया। उस बंदे की जो रिफाइनिंग टेक्निक है ना वो बहुत ही अजीब सी है, ऐसा ना हो कि हमारी सारी चीजों को ना वो खराब कर दे। डॉक्टर ली बोल रहे होते बेवकूफ बच्चों अपना मुंह बंद कर लो, तुम्हें पता है तुम यहाँ पे इस बंदे के बारे में बकवास कर रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मास्टर ही नहीं बल्कि तुम्हारे ग्रैंड मास्टर से भी ना काफी आगे है। हम सभी के पास में मिला के भी ना उतनी नॉलेज नहीं है जितना कि उनके पास अकेले है। शॉक्ड होते हुए स्टूडेंट्स बोल रहे होते लेकिन वो बंदा तो हमसे भी यंग लग रहा था, आखिर इतना छोटा बंदा इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। लगता है कि मास्टर किसी स्कैम में फंस गए। तभी एल्केमी रूम के अंदर से बहुत ही कमाल की स्मेल आने लगती है। वो लोग बोल रहे होते आखिर ये फ्रेग्रेंस कैसी। मैंने देखा था कि वो बंदा ना 100 साल पुरानी जिनसेंग का यूज करते हुए रिफाइनिंग कर रहा था, पर आज तक ना ऐसे जिनसेंग के अंदर से इतनी कमाल की स्मेल तो नहीं आई। क्या वो 1000 साल पुरानी जिनसेंग का यूज कर रहा है। मास्टर ली बोल रहे होते ये फ्रेग्रेंस अगर हम लोग 1000 साल पुराने जिनसेंग का यूज करते हुए भी रिफाइनिंग करेंगे ना तो हम लोग कभी भी ये स्मेल लेके नहीं आ पाएंगे। एक डिवाइन लेवल का एल्केमिस्ट ना ये काम कर सकता है। तभी बाहर आते हुए सूचन बोल रहा होता है आपके जो इक्विपमेंट्स है ना वो बहुत ही लो क्वालिटी के हैं, इस इक्विपमेंट के साथ में ना इससे बेहतर रिफाइनिंग नहीं हो सकती। डॉक्टर ली बोल रहे होते इतनी कमाल की रिफाइनिंग करने के बाद भी आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट्स की वजह से रिफाइनिंग में कभी रह गई। आज के टाइम में एक ट्रू मास्टर बिना ऐसी रिफाइनिंग नहीं कर सकता। मेरे ग्रैंड मास्टर ने मेरे को बताया था आज से 1000 साल पहले मार्शल आर्टिस्ट और एल्केमिस्ट का ना लेवल ही अलग था। वो आज के टाइम के मार्शल आर्टिस्ट और एल्केमिस्ट से ना कम से कम 100 गुना ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, पर वक्त के साथ में उन लोगों की पावर लगातार घटती गई। अब जाके मेरे को समझ में आ रहा है कि आखिर में मास्टर ना कैसे एल्केमिस्ट और कैसे मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बात किया करते थे। पक्का से वो डॉक्टर सू की तरह होंगे। सू चैन बोल रहा होता है हाँ और ये मैंने जो टेक्निक यूज करी है ना ये 10,000 साल पुरानी है। डॉक्टर ली बोल रहे होते आपको जो भी मेडिसिन चाहिए भले कितनी ही पुरानी क्यों ना हो हम आपको देने के लिए तैयार है। साथ ही हम ये भी मानते हैं कि आप हमारे सबसे ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर हो। अगर कभी भी डिवाइन डॉक्टर सूचन को मेडिसिन हॉल की जरूरत पड़ी ना तो हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। आगे जो डॉक्टर ली होते अपने मास्टर के पास में आगे होते हैं। डॉक्टर ली के मास्टर बोल रहे होते मैं तुमसे 1 हफ्ते पहले मिला था ना, 1 हफ्ते के अंदर आके तुमने इतनी कमाल की जिनसेंग कहाँ से ढूंढ ली। ये जिनसेंग की स्मेल ही बता रही है कि ये जिनसेंग ना कम से कम 8 से 10,000 साल पुरानी होगी। डॉक्टर ली बोल रहे होते मास्टर आपको ना गलतफहमी हुई है, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं इतना पुराना जिनसेंग ढूंढ लूँ। असल में जो मेडिसिन लिक्विड है ना ये 100 साल पुराने जिनसेंग से रिफाइन किया गया है। मास्टर बोल रहे होते क्या मैं तुम्हें 5 साल का बच्चा दिख रहा हूँ जो कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने के लिए आ गए। ये स्मेल बता रही है कि कोई नॉर्मल चीज नहीं। चलो मजाक करना बंद करो, मेरे को बताओ क्या कि तुम्हें इतना हाई क्वालिटी का जिनसेंग कहाँ से मिला। मास्टर ली बोल रहे होते मास्टर अभी मैं इतना ही बड़ा नहीं हुआ कि मैं आपके साथ में मजाक करूं, मैं सच बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 100 साल पुराना जिनसेंग है। मास्टर बोल रहे होते अगर ऐसी ही बात है तो फिर आके तुमने इतनी कमाल की जिनसेंग बनाई कैसे।
मास्टर ली बोल रहे होते ये मैंने नहीं बल्कि एक डिवाइन डॉक्टर ने बनाई है। उनको ना कुछ 1000 साल पुरानी जिनसेक चाहिए थी, उसके बदले में ना ये हम लोग को रिफाइनिंग मेथड दे रहे हैं। शॉक्ड होते हुए ग्रैंड मास्टर बोल रहे होते क्या सच में हमारे पास में जितने भी पुराने जिनसेक है ना, भले वो 1000 साल पुराने हो या फिर 10,000 साल पुराने, वो सारे के सारे उनको दे दो। हमारे पास में जितना भी वैल्यूबल आइटम है ना, सारा का सारा इनको दे दो। हमें कैसे भी रिफाइनिंग मेथड चाहिए। आगे हम देखते हैं उन लोगों ने सारे के सारे हर्ब्स को सूचन की गाड़ी में रखवा दिया होता है। ग्रैंड मास्टर बोल रहे होते हैं डिवाइन डॉक्टर, उम्मीद है कि हम लोग फ्यूचर में ना और भी बिजनेस कर पाएंगे। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी कुछ ट्रेड करना हो ना, तो सबसे पहले हमें कंसिडर करिएगा। सू चैन बोल रहा होते ठीक है मैं याद रखूंगा। शॉक्ड होते हुए बाकी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होते आखिर ये बंदा था कौन। ग्रैंड मास्टर ने अपने सारे के सारे वैल्यूबल ट्रेजर्स ना इस बंदे को दे दिए और उसके बाद भी ये उनकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है मेरे को तो लग रहा है कि हमारे मास्टर और ग्रैंड मास्टर दोनों के साथ में स्कैम हुआ है। एक हमारी एज का बंदा ना इन लोगों को बबलू बना के चला गया। चिढ़ते हुए ग्रैंड मास्टर बोल रहे होते पपलू यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग है जो कि तुम दोनों। तुम्हें पता आज हम लोग का कितना बड़ा फायदा हुआ है। रिफाइनिंग मेथड तो अलग बात है, ऐसे ग्रेट मास्टर के साथ में हमारे इतने अच्छे रिलेशन होना ये बिल्कुल हेवन की ब्लेसिंग की तरह है। सिर्फ इनके एक मेथड की वजह से हमारा मेडिसिनल हॉल कितना आगे बढ़ेगा। आगे हम देखते हैं सू चैन को जो कि अपने घर में बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। सू चैन बोल रहा होता है इस लुमिनस पर्ल की वजह से ना मैं अपने ब्रेक थ्रू के काफी करीब पहुंच चुका हूँ। जितना फायदा मेरे को लुमिनस पर्ल की वजह से हुआ है ना, उतना ही फायदा मेरे को इस लोकेशन की वजह से भी हुआ है। आसपास के 100 मील की एरिया की यहाँ की जो एनर्जी है ना वो काफी ज्यादा डेंस है। अब जबकि मैंने कल्टीवेशन कर लिया है तो वक्त आ चुका है ग्रैंडपा के लिए दवाई बनाने का। अभी वो दवाई बना ही रहा होता है तभी उसे खिड़की के बाहर से आवाज आती है। वो देखते हैं कि मिस्टर सर उनके ग्रैंड के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया होता है। सू चैन सोच रहा होता है आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और इन लोगों के ऊपर अटैक किसने किया। देख के लग रहा है कि ये दोनों दादा पोती मार्शल आर्टिस्ट है, इसी वजह से इतने तरीके से फाइट कर पा रहे हैं। तभी गोली चलाते हुए एक बंदा बोल रहा होता है ओल्ड मास्टर सन आपको ना मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, आपकी गलती की वजह से ना अब आप मरोगे। तभी जो ओल्ड मास्टर सन होते हैं अपने स्वॉर्ड का यूज करते हैं गोलियों को काटना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी एक गोली उनकी बॉडी के ऊपर लग जाती है जिसकी वजह से वहीं पे जमीन पे कोलैप्स हो जाते हैं। अपने ग्रैंडपा को देखने के चक्कर में रूरू भी डिस्टर्ब हो जाती है और मोए का फायदा उठाते हुए असेसिन उसे भी काफी खतरनाक मुक्का मार देता है। असेसिन बोल रहा होता है लड़की अपने ग्रैंडपा की टेंशन मत लो, हम दोनों को ना एक साथ ही हेवन भेजेंगे। सू चैन सोच रहा होता है किस्मत इनको मेरे पास लेके आई है, इसका मतलब आज इनका मरना नहीं लिखा। तभी जो असेसिन होता है वो उनके ऊपर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन बीच में आते हुए सूचन गोलियों को काट देता है। शॉक्ड होते हुए असेसिन बोल रहा होता है आखिर ये बंदा कौन है और कहाँ से आ गया। लड़के देख हम तेरे को नहीं जानते और तुझे भी नहीं पता कि हम किसके लिए काम करते हैं। अगर तेरे को पता होता ना तो तू कभी भी हमारे फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करता। सू चैन बोल रहा होते हाँ मुझे नहीं पता कि तुम किसके लिए काम करते हो, बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम जिसके लिए भी काम करते हो ना मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर वो एकदम से गायब होते हुए उनमें से एक बंदे को पीट देता है। शॉक्ड होते हुए बाकी असेसिन बोल रहे होते आखिर इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है, हम तो इसको मूव करते हुए देख भी नहीं पा रहे। तभी उनके पास में आते हुए सूचन उन्हें भी खत्म कर देता है। सू चैन बोल रहा होते तुम खुद देवी को और चले थे असेसिन बनने के लिए, इस काम के ना पहले तुम्हें पावरफुल बनना होगा, जाओ जाके घर जाके प्रैक्टिस करके आओ। ओल्ड सन बोल रहे होते यंग मैन आखिर आपने हमारी हेल्प क्यों करी। सू चैन बोल रहा होते इसी वजह से क्योंकि लास्ट टाइम ना हम लोग एंटीक शॉप पे मिले थे। ओल्ड मास्टर सन बोल रहे होते हाँ मुझे याद आया, आप तो वही होना चाहिए कि लुमिनस पर्ल को ढूंढा था। आज हमारी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहो तो मेरे को कभी लगा था कि आपके ऐसा यंग इंसान भी ना ग्रैंड मास्टर लेवल पे हो सकता है। सू चैन बोल रहा होता है ग्रैंड मास्टर लेवल आखिर ये क्या होता है, मैंने इस फिल्म के बारे में ना आज से पहले कभी नहीं सुना। ओल्ड सन बोल रहे होते एक मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ को रैंक किया जाता है, जैसे कि ये सारे असेसिन यहाँ पे आए थे ना अटैक करने के लिए, ये सारे के सारे मिंगजिंग लेवल पे थे। अगर मैं अपने प्राइम में होता तो मैं इन लोगों को काफी इजीली हरा देता, लेकिन क्योंकि रिसेंटली मेरी कल्टीवेशन में ना कुछ दिक्कतें आ रही है इसी वजह से मैं इनको हरा नहीं पाया। जितने फाइन तरीके से आपने इन लोगों को हराया है ना ये क्लियरली शो करता है कि आप ग्रैंड मास्टर लेवल पे हो। सू चैन सोच रहा होते इनकी बात सुनने के बाद मेरे को एक चीज तो क्लियर हो चुकी है, माउंटेन के ऊपर के जो कल्टीवेशन रियलम थे और यहाँ के जो कल्टीवेशन रियलम है ना वो एकदम अलग है। सू चैन बोल रहा होते देखिए मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर ग्रैंड मास्टर लेवल क्या होता है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपकी हेल्प कर पाया। लास्ट टाइम आप मेरे को नहीं जानते थे फिर भी आपने हेल्प के लिए हाथ आगे बढ़ाया, इसी वजह से मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। ये बोलते हुए सूचन उनके ऊपर अपने टेक्निक का यूज करता है। रूरू बोल रही होती है क्या हुआ ग्रैंडपा, आखिर आप इतने दर्द में क्यों दिख रहे हो। सू चैन बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के लिए वेट करो फिर देखो कि ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। रूरू बोल रही होती है इनको तो गोली लगी है ना, आखिर इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकते हैं। ग्रैंडपा चले मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तभी खुश होते हुए मास्टर सन बोल रहे होते अब इसे कोई भी जरूरत नहीं, सच कहो तो मेरा पेना पूरी तरीके से गायब हो चुका है। लास्ट 2 वीक से ना मेरे को बहुत ही भारी भारी फील हो रहा था और मैं सही से कल्टीवेट भी नहीं कर पा रहा था,
लेकिन यंग मैन के इलाज की वजह से ना मेरे को काफी ज्यादा हल्का रिलैक्स फील हो रहा है। सू चैन बोल रहा होता है मेरे हिसाब से आप जुआन मैन की टेक्निक को प्रैक्टिस करते हो और 2 हफ्ते से अपनी बॉडी के अंदर अपनी की को चैनल नहीं कर पा रहे। जितना ज्यादा आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो उतना ही आपको थकान और भारीपन फील हो रहा है। अगर ये सब कुछ आपको फील हो रहा है ना तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि आपकी जो टेक्निक है ना वो पूरी तरीके से फेक है। शॉक्ड होते हुए मास्टर सन बोल रहे होते क्या मेरी टेक्निक फेक है? वैसे मुझे नए 2-3 हफ्ते पहले किसी ने दी थी। आप प्लीज इसको चेक करके बताए ना कि ये सही है फिर फेक है। टेक्निक को पढ़ते हुए सूचन बोल रहा होता है फर्स्ट हाफ ना पूरी तरीके से ठीक है लेकिन सेकंड हाफ में ना काफी सारे एरर्स है। क्या मुझे एक पेन मिल सकता है? मैं इसको ना अभी ठीक करके दे दूंगा। ये बोलते वो उस टेक्निक को पूरी तरीके से परफेक्ट कर देता है। सूचन बोल रहा होता है अब से इसको प्रैक्टिस करना, तुम्हें काफी अच्छा फील होगा। वही टेक्निक को पढ़ते हुए मास्टर सन बोल रहे होते हैं फाइनली मेरे को समझ में आ गया कि आखिर इसके अंदर क्या लिखा हुआ था। फिर वो अपने पंच के अंदर जुआन मैन की का यूज करते हुए पास वाली दीवार को तोड़ देते हैं। वही दूसरी तरफ खड़ा बंदा बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वही खुश होते हुए मास्टर सन बोल रहे होते यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस टेक्निक को परफेक्ट करके ना मेरे को बहुत ही बड़ा एहसान किया है। सू चैन बोल रहा होते इसमें एहसान की क्या ही बात है, जब मैं सिर्फ 10 साल का था ना तब मैंने इस टेक्निक को लिखा था। मास्टर मेरे को आए दिन टास्क दिया करते थे और ये उन्हें टास्क में से एक था। कल्टीवेशन को तुम इतना मुश्किल समझते हो ना, ये उतना ही मुश्किल नहीं। अगर तुम कल्टीवेशन को सही तरीके से नोटिस करो तो तुम खुद के लिए बिना कल्टीवेशन टेक्निक बना सकते हो जो कि तुम्हारे ना सबसे ज्यादा काम आएगी। ओल्ड मास्टर सन बोल रहे होते ये सब कुछ करना आप लोगों से मास्टर के लिए काफी इजी होता है, हम ऑर्डिनरी लोगों के लिए ना ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वैसे सच में आज मेरी किस्मत काफी अच्छी है कि मेरी मुलाकात ना आपसे हो गई। मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मैं हूँ कैपिटल की सन फैमिली का हेड सन मिनफैंग और ये है मेरा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। सू चैन बोल रहा होता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है सू चैन। सू चैन सोच रहा होता है जो सन फैमिली है ना वो एक बहुत ही बड़ी मेडिसिनल फैमिली है, ये लोग मेरे को फ्यूचर में हॉफ देने में ना काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। रूरू बोल रही होती है ग्रैंडपा झाओली कॉल कर रहा है, हमने उसे प्रॉमिस किया था ना कि हम एक्सेलेंस ग्रुप के साथ में काम करेंगे, तो इसी चीज को डिस्कस करने के लिए वो हम लोग को बुला रहा है। सन मिनफैंग बोल रहा होता है झाओली ने मेरे को जुआन मैन की टेक्निक दी थी जिसकी वजह से आज मैं मरते मरते बचाऊं। इस कमीने के अंदर इतनी हिम्मत है कि इसको अभी भी मुझसे डिस्कस करना है। सू चैन बोल रहा होता है तो फिर ये टेक्निक आपको झाओली ने दी थी। ओल्ड सन बोल रहे होते हैं तियांसू सिटी की जो ब्यूटी इंडस्ट्री है ना वो डे बाय डे काफी बढ़ती जा रही है, तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम भी इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखेंगे। हमें पता चला कि झाओली का एक्सीलेंस ग्रुप है ना वो यहाँ की लीडिंग कंपनी में से एक है, इसी वजह से पार्टनरशिप के लिए हम लोगों ने हाथ आगे बढ़ाया। इस टेक्निक की वजह से मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आखिर बंदा चाहता क्या है, पर फिर भी मेरे को इसे मिला तो पड़ेगा ही। रूरू बोल रही होती है गणपत तो फिर क्या आपके कहने का मतलब ये है कि झाओली हमारे साथ में काम नहीं करना चाहता और इसी वजह से उसने आपको एक ऐसी टेक्निक दी जो कि आपके लिए दिक्कतें खड़ी करे। पता नहीं उसके पास में आना सही रहेगा कि नहीं। वैसे मास्टर सूचन आप ना काफी ज्यादा पावरफुल हो, क्या आप मेरे ग्रैंडपा को झाओली से मिलाने के लिए लेके जा सकते हो? आपके इनके साथ में रहने की वजह से ना मेरे को इनकी सेफ्टी की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी और मैं ये काम आपको फ्री में करने के लिए नहीं बोल रही, मैं आपको इसके बदले में कितने ही पैसे देने के लिए तैयार हूँ। सू चैन बोल रहा होता है देखो पैसे की बात नहीं है, मैं ये काम ना फ्री में भी कर देता, पर सच को झाड़ू से ना मेरी कुछ पास की दुश्मनी है, तुम मेरे कॉम्पिटिटर के साथ में काम कर रहे हो, इसी वजह से हम लोग का वास्ता रखना बिल्कुल भी सही रहेगा। लास्ट टाइम एंटीक शॉप पे ना आप लोग हमारी हेल्प करने के लिए आए थे, यहाँ पे आप लोगों की हेल्प करके मैंने वो रीपे कर दिया। ठीक है तो फिर अब मैं चलता हूँ, अगर किस्मत में होगा तो हम लोग की फिर से मुलाकात होगी। वैसे आप लोग ना इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो झाओली ने आप लोगों को टेक्निक दी थी ना वो आप लोगों को बिल्कुल भी हार्म करने के लिए नहीं थी। हाँ आप ऐसा कह सकते हो कि जिसने भी वो टेक्निक बनाई थी ना उसको इस टेक्निक के बारे में काफी कम नॉलेज थी, इसी वजह से उसने कुछ गड़बड़ बना दिया, जानबूझ के वो आपको हार्म नहीं करना चाहा था। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं रूरू तुम ना बहुत ही इम्पल्सिव हो, इस लेवल के जो मास्टर्स होते हैं ना उन लोगों को छोटी मोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, इनके सामने पैसे की बात करना यानी कि इनकी बेइज्जती करना। अगर इतने पावरफुल मास्टर चाहते तो इनके लिए पैसा क्या ही चीज है, ये तो बहुत ही इजीली पैसा कमा सकते हैं, पर ऐसे लोगों के लिए ना पैसे की कोई भी कीमत नहीं होती। याद रखना अगर तुम अगली बार ऐसे किसी भी मास्टर से मिलो या फिर इनसे मिलो तो कभी पैसे की बात मत करना। ये तो काफी अच्छी बात है कि दिल के काफी अच्छे मास्टर है, इसी वजह से इन्होंने इस बात को काफी इजीली जाने दिया। अगर ये इस बात से गुस्सा होते ना तो इनके लिए सन फैमिली को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो अब हम लोग को ना झाओली से मिलना है और उससे मिलते हुए ना हम लोग को थोड़ा सा कौन सा रहना होगा। सू चैन सोच रहा होता ये वर्ल्ड बहुत ही छोटा और बहुत ही अजीब है, एक गलत मूव के साथ में आप ऐसे लोगों से जुड़ जाओगे जिनसे जुड़ना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वैसे हमें को मैंग फैमिली की दिक्कतों को ना जल्दी सॉल्व करना होगा ताकि मैं अपना रिवेंज लेने के लिए जा सकूं। आगे जो हमारा सूचन होता है वो ड्रीम ग्रुप आ गया होता है। शॉक्ड होते हुए सूचन बोल रहा होता है तुम्हें सन मिनफैंग का कॉन्टेक्ट चाहिए। रोजी बोल रही होती है हाँ सन फैमिली के जो हेड है ना वो कैपिटल से यहाँ पे आए थे ताकि वो यहाँ की ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर सके। अगर कोई भी उनका पार्टनर बन जाता है ना तो उनको कैपिटल के मार्केट में एंटर करने का मौका मिलेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात थी। पर दिक्कत की बात तो ये है कि मैं तियांसू सिटी के बाहर ना ज्यादा लोगों को नहीं जानती,
इसी वजह से मैं उनका कांटेक्ट नहीं निकलवा सकती। सू चैन बोल रहा होता है ये लो उनका कांटेक्ट। शॉक्ड होते हुए रोजी बोल रही होती है तो सच में सन मिनफेंग का कांटेक्ट है। सू चैन तो मजाक तो नहीं कर रहे ना, ये सच में सन फैमिली के हेड ही है ना। सू चैन बोल रहा होता है नंबर तुम्हारे सामने है, फोन तुम्हारे हाथ में है, एक बार ट्राई करके देख लो। साथ ही सू चैन सोच रहा होता है मेरे को लगा था कि मैं इन लोगों से बात नहीं रखूंगा, पर लगता है कि अपनी वाइफ की वर्ड से ना मैं ऐसा नहीं कर सकता। आगे हमें अगले दिन टैंगफेई विला का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं झाओली और जिनमिंग को जो कि टैंगफेई विला आगे होते हैं। झाओली बोल रहा होता है मिस्टर सन ने तो पहली बार हमारी इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया था, पर पता नहीं क्यों उन्होंने अचानक से हमें यहाँ पे इनवाइट कर लिया। जिनमिंग बोल रहा होता है उन्होंने पक्का सिटी की सारी बड़ी कंपनीज देख ली होगी और उनको पता चल गया होगा कि भले ही बाकी सारी कंपनीज ना अच्छी हो सकती है, लेकिन हमारी कंपनी बेस्टेस्ट है क्योंकि बाकी सारी कंपनीज के पास में आपके ऐसा कमाल का बॉस नहीं ना। झावली बोल रहा होता है मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, भले ही तुम यहाँ पे कुछ भी क्यों ना बोल लो, लेकिन तुम्हारे बेटे की वजह से जो मुझे पैसे का नुकसान हुआ है ना, मैं उसको नहीं भूलने वाला। अगर आज मिस्टर सन के साथ में हमारी डील नहीं हो पाई ना, तो समझ आना कि आज तुम्हारा कंपनी में आखिरी दिन है। वही जिनमिंग बोल रहा होता है बॉस साहब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने सारी तैयारी ना पहले ही कर ली है। साथ ही जिनमिंग सोच रहा होता है यहाँ पे सारी की सारी दिक्कत ना उन कमीने मैंग फैमिली वालों की वजह से हो रही है, अगर वो नहीं होते तो आज मैं इन दिक्कतों में फंसता ही नहीं। तभी रोजी और सू चैन भी वहाँ पे आते हैं। झावली बोल रहा होता है प्रेसिडेंट मैंग आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ, लगता है कि आप मिस्टर सन को यहाँ पे अपनी कंपनी के बारे में बताने के लिए आई हो, उनसे इंसिस्ट करो कि वो आपके साथ पार्टनरशिप कर ले। पर अफसोस की बात तो ये है कि वो ऑलरेडी ना हम लोग को चुन चुके हैं, आपने आने में बड़ी ही देर कर दी। रोजी बोल रही होती है वो तो वक्त ही बताएगा ना कि आखिर पार्टनरशिप किसको मिलेगी। वैसे भी अभी उन्होंने मुझे यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। झावली बोल रहा होता है मैं यहाँ पे मिस्टर सन सना कॉर्पोरेशन की बात करने के लिए आया था, मेरी तो उनसे 1 to 1 बात हुई थी, तो इसी वजह से मेरा तो यहाँ पे आना समझ में आता है, पर आपका यहाँ पे बिन बुलाए आना ना ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। देखो प्रेसिडेंट मैंग आप फालतू में जिद्दी मत बनो, अगर आपके पास में व्हाइट एंड लवली क्रीम होती ना तो ये शायद आपसे एक बार बात कर भी लेते, लेकिन व्हाइट एंड लवली क्रीम के इतनी बुरी तरीके से पीटने के बाद में आपको मुंह भी लगाएंगे। आज आप यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने के लिए आई हो, जो देखने के लिए मैं पूरी तरीके से बेकरार हूँ। रोजी सोच रही होती है लगता है कि इसको पता नहीं है कि मेरी बात ना मिस्टर सन से हुई है, इसी वजह से ये यहाँ पे इतना हाईली एक्ट कर रहा है। तभी दरवाजा खुलता हुआ मिस्टर सन और रूरू बाहर निकलते हैं। झावली बोल रहा होता है मिस्टर सन आपसे मिलकर अच्छा लगा। सन मिनफेंग बोल रहा होता है प्रेसिडेंट जाओ आप क्या कर रहे हो। रूरू मैंने कहा था ना कि इनको बता देना कि हमारी जो कॉर्पोरेशन थी वो कैंसिल हो गई। मिस्टर जाओ क्या आपको रूरू की तरफ से मैसेज नहीं आया था क्या। शॉक्ड होते हुए झावली बोल रहा होता है कैंसिल आखिर ये कब हुआ। वही मिस्टर सन बोल रहे होते हैं रूरू आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। रूरू बोल रही होती है ग्रैंडपा मुझे माफ करेगा, मैं प्रेसिडेंट झावली को ना इन्फॉर्म करना ही भूल गई। तभी आगे बढ़ते हुए सन मिनफेंग बोल रहा होता है प्रेसिडेंट झाओ मेरे को ना इस चीज के लिए माफ कर दीजिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरा ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। झावली बोल रहा होता है लेकिन मिस्टर सन की दिक्कत कहाँ पे हो रही है, आपने कहा था कि आपको त्यान सिटी की ब्यूटी मार्केट के अंदर एंटर करना है और सभी को पता है कि एक्सीलेंस ग्रुप से बेहतर ऑप्शन है इस सिटी में और कोई भी नहीं, तो ऐसे में आप हम लोगों को छोड़ के किसी और को चुन सकते हो। तभी चिढ़ते हुए सन मिनफेंग बोल रहे होते हैं सबसे पहले पीछे हटिए, आपको पता है कि मैं आपके साथ में काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपको बहुत ही बड़ा वहम है कि आप सबसे बेस्टेस्ट हो। आपका जो यही वहम है ना ये आपको नीचे लेके जाएगा और यही रीजन है कि हम लोगों ने ड्रीम ग्रुप को पार्टनर के तौर पे चुना है। फिर वो आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है प्रेसिडेंट मैंग आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा, इसके लिए माफ करेगा। रोजी बोल रही होती है नहीं नहीं माफी मांगने की ना कोई भी जरूरत नहीं, वैसे कल तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कॉल पे बात करी थी और आपने हम लोगों को पार्टनर भी चुन लिया, आखिर ये हुआ कब आपने मेरे को बताया नहीं। सन मिनफेंग बोल रहा होता है आपका कॉल आने के बाद ना मैंने आप लोगों को पार्टनर चुन लिया था, मैंने आपके कंपनी की इन्फॉर्मेशन को ना इस तरीके से रिव्यू करा और सब कुछ देखने के बाद मेरे को बहुत ही सेटिस्फाई फील हुआ और सबसे बड़ा रीजन जो बंदा आपके साथ में खड़ा है ना मैं उसके फेवर के नीचे दबा हुआ हूँ, क्योंकि आप उनकी वाइफ हो, इसी वजह से मैं आपके ऊपर ना आंख बंद के भरोसा कर सकता हूँ। शॉक्ड होते हुए रोजी बोल रही होती है क्या वाइफ, इसका मतलब आप सूचन के बारे में बात कर रहे हो। वहीं सूचन सोच रहा होता है ये बुढ़ा ना बड़ा ही चालाक है, झावली और हमारा ना यहाँ पे एक ही वक्त पे आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, इन्होंने जानबूझ के हम लोग को यहाँ पे एक वक्त पे बुलाया ताकि उसकी बेइज्जती करके ना ये हम लोग को दिखा सके कि इनका झाड़ू से कोई वास्ता नहीं, जिससे कि मैं इनके ऊपर पूरा भरोसा कर सकूं। सूचन बोल रहा होते हुए तुम सोच कर रही हो, अब जबकि सब कुछ हो चुका है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। मिस्टर सन बोल रहे होते आपके साथ में काम करके बहुत अच्छा लगेगा। रोजी बोल रही होती है मेरे को भी भरोसा है कि हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। वहीं ये सब कुछ देखते हुए झावली को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। रूरू बोल रही होती है प्रेसिडेंट जाओ आपके कार तैयार हो जाएगा, जा सकते हो। वहीं जाते हुए झावली सोच रहा होता है मैंग रोजी तुमने बिल्कुल भी सही नहीं कर रही, आज नहीं तो कल मैं तुमसे पक्का से हिसाब बराबर करूंगा और जब मैं करूंगा ना तब तुम्हें बहुत ही बुरा लगेगा। सू चैन बोल रहा होता है इतना धुआं तो उस गाड़ी से नहीं निकल रहा जितना कि मिस्टर झाओ के पेट से निकल रहा है। चिढ़ते हुए झावली बोल रहा होता है सू चैन तू भी नहीं बचने वाला। जिनमेंग बोल रहा होता है प्रेसिडेंट झाओ एक सेकंड रुकिए
प्लीज इस चीज की वो सना मेरे को फायर मत करेगा। तभी जो झावली के बॉडीगार्ड होते वो जिनमिन को पकड़ लेते हैं। झावली बोल रहा होता है एक ऐसा बंदा जो कि अपना काम भी सही से नहीं कर सकता, उसे मैं कंपनी से कभी नहीं निकालता, उसे मैं निकालता हूँ इस दुनिया से, क्योंकि ऐसे कचरों का ना इस दुनिया में कोई भी काम नहीं। फिर वो अपने गार्ड को बोलता है कि हमारे बंदों को बुला लेना, झाओ जिनमिन बचानी चाहिए। आगे हम देखते सैटरडे लियो को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि झाओ जिनमिन मारा गया। शॉक्ड होते हुए सूचन बोल रहा होता है क्या जिनमिन मारा गया, लेकिन आखिर उसे हुआ क्या था, हम तो उसे आज ही मिले थे, और अगर वो मर गए तो तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। सेक्रेटरी लियो बताती है कि जिनमिन कंपनी के सारे लोन संभालता था और हमने अभी नोटिस किया है कि उसने 8 महीने पहले एक लोन लिया था जिसके बारे में कंपनी में किसी को भी नहीं बताया और वो उसे बिना रिपे किए ही मारा गया। मैंने अपने दोस्त को बोला कि वो जिनमिन का पता करे ताकि मैं उससे लोन के बारे में पूछ सकूं, लेकिन उसने भी मेरे को कॉल करके बताया कि जिनमिन तो मर चुका है। एक कंस्ट्रक्शन टीम को एक दीवार के अंदर चुना हुआ पाया गया। सू चैन बोल रहा होता है जिनमिन का ऐसे मारा बनाना बहुत ही अजीब है। रोजी बोल रही होती अब जबकि वो मर चुका है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें एक नए लोन के लिए आगे बात करनी होगी। सेक्रेटरी लियो बोल रही होती है हम 1 घंटे से तो मिस्टर हुआ का वेट कर रहे हैं, पता नहीं वो कब यहाँ पे आएंगे। तभी जो मिस्टर हुआ होते वहाँ पे आते हैं। रोजी बोल रही होती है फाइनली यहाँ पे आ गए। हुआ बोल रहा होता है जब मैं यहाँ पे आ रहा था ना तब मैंने सुना कि मैं लेट होने की वजह से काफी सारी दिक्कतें हुई, तो एक काम करते हैं ना, अगर आप लोगों को मेरे साथ में काम करने में इतनी दिक्कत हो रही है तो हम काम ही नहीं करते, लोन जाके किसी और से मांग लेना। रोजी बोल रही होती है मिस्टर हुआ अपना फालतू में गुस्सा करे, ऐसी कोई बात नहीं। हुआ बोल रहा होता है मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, मैं तुम लोग को सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ, तो मेरे को फटाफट से बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, कितने चाहिए और क्यों चाहिए। अगर मेरे को रीजन सही लगा तो मैं हाथों हाथ लोन को कैसा कर दूंगा। रोजी बोल रही होती है सेक्रेटरी इनको पेपर दिखाओ। मिस्टर हुआ हमारे ड्रीम ग्रुप ने ना काफी सारे नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है और हमारे हर एक प्रोजेक्ट की वैल्यू ना कम से कम बिलियंस में है। हमें अपने नए प्रोजेक्ट के लिए ना सिर्फ $300 मिलियन का लोन चाहिए था और एक बार जैसे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाएगा तो हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। वो बोल रहा होता है सच में पेपर्स तो काफी अच्छे हैं। चिढ़ते हुए सेक्रेटरी लियो सोच रही होती है आखिर ये कमीना देख आ रहा था। डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए हुआ सोच रहा होता है ये लोग ना बहुत ही कमाल के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, पर इन लोगों का कैश फ्लो काफी कम है, इसी वजह से इन लोगों को दिक्कतें आ रही है। मिस्टर झाओ ने बिल्कुल सही कहा था, अगर इन लोगों को पैसे मिल गए तो इन लोगों का काम बन जाएगा, इसी वजह से इन लोगों को कैसे भी लोन लेने से ना मेरे को रोकना होगा। जब तक कि मैं यहाँ पे हूँ मैं ये मेक श्योर करूंगा कि कोई भी बैंक ना इन लोगों को लोन ना दे। ये बोलते हुए झावली होता है वो सारे के सारे पेपर्स को फेंक देता है। झावली बोल रहा होता है आखिर इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं क्या देखूं, मैंने अपने हिसाब से इसके अंदर सब कुछ देख लिया और मेरे को इसके अंदर ना कुछ मतलब का नहीं दिख रहा। 8 महीने पहले आप लोगों ने 300 मिलियन का लोन लिया था जो कि आप लोगों ने अभी तक पे नहीं करा, तो फिर आप ही बताइए कि मैं किस भरोसे पे लोन को अप्रूव कर दूं। रोजी सोच रही होती है पक्का से ये काम भी ना उस कमीने जिनमिन ने करा है, आखिर ये जिमिंग और उसके बेटे ने हमारे लिए कितनी बड़ी दिक्कतें खड़ी कर दी। वो बोल रहा होता है मैं तो क्या इस सिटी में ना कोई बैंक आपको लोन नहीं देने वाली, और अगर देना चाहेगी भी तो मैं उसको रोक दूंगा। देखते हैं कि बिना पैसे के अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाते हो। रोजी बोल रही होती है पर मिस्टर हु आखिर आप ऐसा कर क्यों रहे हो, $300 मिलियन के लिए ना 8 महीने का टाइम कोई बहुत ही बड़ा टाइम नहीं होता। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 1 साल में वापस कर दूंगी और अभी 1 साल में भी ना 4 महीने बाकी है, तो फिर आखिर ऐसे में आप हम लोग को लोन लेने से कैसे रोक रहे हो और बाकी कंपनी को भी मना कर रहे हो। झाओ बोल रहा होता है माफ करना प्रेसिडेंट बैंक, पर मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ एक कंडीशन में तो आपको लोन मिल जाएगा, अगर आप 1 रात के लिए मेरे घर पे आ जाए ना तो हम लोन की बात वहाँ पे कर सकते हैं। चिढ़ते हुए सेक्रेटरी बोल रही होती है मिस्टर लुओ आपको ना अपने काम से मतलब रखना चाहिए, लेकिन आप तो यहाँ पे कुछ ज्यादा बकवास कर रहे हो। वो बोल रहा होता है प्रेसिडेंट बैंक आपके लिए 300 मिलियन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप हमारी पूरी सिटी की सबसे खूबसूरत सीईओ हो, 300 मिलियन देने वाले तो कितने मिल जाएंगे, बस आपको उनको ना एक अच्छी प्राइस देनी होगी। और हाँ अगर आपको कोई और ना मिले ना तो आपको 300 मिलियन देने के लिए मैं तो तैयार हूँ। वैसे आपको मेरा ऑफर ना याद रखना है। खड़ा होते हुए सूचन बोल रहा होता है लगता है कि तुमने ना जिंदगी में कभी मार नहीं खाई। हुआ बोल रहा होता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मारोगे मुझे, लो मारो मुझे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो ना तो हाथ लगा के दिखा दो, मैं भी देखता हूँ कि मेरे ऑफिस के अंदर तुम मेरे को कैसे मारते हो। रोजी बोल रही होती है सूचन वो तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, इस बंदे का इंटेंशन एक क्लियरली शो कर रहा है कि ये हमारे दुश्मनों के लिए काम कर रहा है, अगर तुमने इसके ऊपर हाथ उठाया ना तो यहाँ पे डायरेक्ट पुलिस को बुलाएगा। सूचन बोल रहा होता है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि लोग की ना बहुत रिस्पेक्ट करता है, और वैसे भी इस कचरे को हाथ लगा के मैं अपने हाथ क्यों गंदे करूँ। वो बोल रहा होता है क्या हुआ फट गई क्या, अब डायलॉग बाई से ना कुछ भी नहीं होने वाला, अगर हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। सूचन बोल रहा होता है अगर तुम्हारा इतना ही मन है ना तो लो मैं तुम्हारे विश को पूरा कर देता हूँ। ये बोलते अपनी पावर का यूज करते हुए झूमर की वायर को कट कर देता है, जिसकी वजह से डायरेक्टली वो झूमर आके हुआ के ऊपर गिरती है। शॉक्ड होते हुए सेक्रेटरी लियो बोल रही होती है आखिर ये झूमर कैसे गिर गया। सूचन बोल रहा होता है पता है सेक्रेटरी लियो कभी कभी ना हम लोग ज्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए,
कभी कभी गॉड को भी ना हमारी बकवास बुरी लग जाती है। मिस्टर हुओ, अब हम लोग की मुलाकात ना इस लाइफ में तो नहीं होने वाली, क्योंकि अभी झूमर के नीचे दबे दबे ना आप मरने वाले हो। हुओ बोल रहा होता है ऐसा मत करो, प्लीज एक एम्बुलेंस बुला दो। सू चैन बोल रहा होता है माफ करेगा मिस्टर हुओ, लेकिन आपने मेरी वाइफ के बारे में ना बहुत ही बकवास करी, हमें पैसे देने से ही मना कर दिया, तो ऐसे में आपकी हेल्प करने का मेरे पास में क्या रीजन बचता है। वैसे आपको पता है आपके ऊपर जो ये झूमर गिरा है ना, ये बहुत ही हैवी है, और अगर कोई बहुत ही भारी चीज आपकी बॉडी के ऊपर गिर रहेगी ना, तो आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो रुक जाएगा। इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी बॉडी परमानेंटली पैरालाइज हो जाए, और अगर और भी टाइम लग गया ना तो मरना भी कोई मुश्किल नहीं। वैसे भी ये एक वीआईपी रूम है, पूरी तरीके से साउंड प्रूफ, कोई भी बंदा ना इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। भले ही अपने पूरे फेफड़ों का यूज करते हुए भी चिल्लाओगे ना, तो भी यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। सच में आप तो यहाँ पे बहुत ही गंदी और खतरनाक मौत मरने वाले हो। अरे अभी मेरे को याद है, हम लोग को तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था। मिस्टर हुओ, हम लोग ना चलते हैं। हुओ बोल रहा होता है प्लीज प्लीज मत जाओ, मैं तुम लोग को लोन भी दूंगा, और अपनी करी हुई सही बकवास के लिए माफी मांगता हूँ। मैं एक इंसान नहीं बल्कि मैं एक कुत्ता हूँ, जो कि मैंने मैक रोजी के बारे में बकवास करी, पर मैंने ये सब कुछ ना अपनी वजह से नहीं करा, मैंने ये सब कुछ किसी के बोले हुए कहा है। प्लीज मुझे इस चीज के लिए माफ कर दो। सू चैन बोल रहा होता है तो फिर चल फटाफट से इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर। फिर मैं देखता हूँ कि मेरे को एम्बुलेंस को बुलाना भी है कि नहीं। फिर 15 मिनट बाद में हम देखते जो हमारा सूचन होता है वो एम्बुलेंस को बुला लेता है। रोजी बोल रही होती है हमें पैसा मिल तो गया, लेकिन ये देख के लगेगा कि हम लोगों ने लोन लिया है। लियो बोल रही होती है हाँ 0% इंटरेस्ट पे ना कौन सा ही लोन होता है, लगेगा कि हम लोगों ने लोन लिया है, ऐसा लग रहा है कि हम पैसे लूट के आए हैं। सूचन बोल रहा होता है आखिर तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वो बंदना पे बकवास करा था, गॉड की उसकी बातों का बुरा लग गया, इसी वजह से अपने आप ही वो झूमर उसके ऊपर गिरा, मैंने कुछ भी नहीं करा। तभी हमारे सूचन के फोन के ऊपर मैसेज आता है। सूचन बोल रहा होता है मुझे कुछ काम था तो मैं वो करके आता हूँ। रोजी बोल रही होती है पर आखिर तुम जा कर रहे हो। सूचन बोल रहा होता है थोड़ा सा अच्छा कर्मा कलेक्ट करने, फ्यूचर में ये चीज ना हमारी हमेशा हेल्प करती है। रोजी सोच रही होती है बंदा ना बड़ा ही मिस्टीरियस है। सूचन का गुस्सा होना और बिल्कुल उसी टाइम पे झूमर का मिस्टर हुओ के ऊपर गिरना, ये पक्का से कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। जितना मैं सूचन को सोच रही हूँ ना, ये उससे ज्यादा मिस्टीरियस और कमाल का है। सीन चेंज होता है, हमें फोरेंसिक डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर जियांग बोल रहे होते हैं मिस्टर सो मैंने आपको यहाँ पे इसी वजह से बुलाया है ना, क्योंकि हम लोग को एक बहुत ही अजीब सी चीज मिली है। मेरे घर के अंदर इस बंदे को गाड़ा गया था ना, और जिस तरीके से झाओ जिनमिंग को गाड़ा गया वो दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को मारने वाला बंदा हो ना हो एक ही है। सूचन बोल रहा होते है भले ही इनको मारने वाला एक हो या ना हो, लेकिन इनको मरवाने वाला मास्टरमाइंड एक है। जियांग बोल रहा होता है मास्टर सो क्या आपको आइडिया है कि आखिर वो कौन हो सकता है। सूचन बोल रहा होता है कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को एक बंदे के ऊपर शक है, और जिस बंदे के ऊपर मेरे को शक अगर वही बंदा निकला ना तो वो बहुत ही जल्दी सलाखों के पीछे होगा। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ली हाओ को जो कि झावली के पास में आया होता है। ली हाओ बोल रहा होता है बॉस प्लीज मेरे को बचा लो। झावली बोल रहा होता है तुम कह रहे हो कि सूचन ने तुम्हें धमकी दी है। ली हाओ बोल रहा होता है देखिए सूचन के बारे में ना मेरे को कुछ भी नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि वो कमीना ना बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही एक तरीके के मैजिक का यूज करता है। हमारे किनशांग हॉल के अंदर उसने सभी को हरा दिया था, यहाँ तक कि उसने मेरे आर्म के ऊपर ना एक मार्क भी छोड़ दिया। जब भी मैं उसको धोखा देने के बारे में सोचता हूँ ना, तब इसकी वजह से मेरे को काफी ज्यादा पेन फील होता है। तभी झावली को फिर से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अचानक से पेड़ से एक लाइट आती है जो कि ली हाओ के माँ को डिस्ट्रॉय कर देती है। पीछे से आते हुए बंदा बोल रहा होता है छोटे मोटे ट्रिक ना कोई कमजोरी यूज करता होगा। वही ली हाओ बोल रहा होता है क्या वो माँ गायब हो गया। झावली बोल रहा होता है शेकी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शेकी बोल रहा होता है दिन भर तुम्हारे घटिया काम करने के बाद में क्या मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ पे नहीं आ सकता। झावली बोल रहा होता है नहीं मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरे को तुमसे ये पूछना है क्या तुम वो सूचन को संभाल सकते हो। ली हाओ के हाथ को देखते हुए शेकी बोल रहा होते है जो मार्क था ना ये बहुत ही लो क्वालिटी का मार्क था। कह सकते हैं कि जिस बंदे ने मार्क लगाया था ना उसके पास में इन पावर की सिर्फ बेसिक नॉलेज है, और ऊपर से इस सूचन का नाम ना मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना। एक बात के लिए तो मैं श्योर हूँ कि वो किसी बड़े सेट से बिलोंग नहीं करता हो ना हो, उसने ये सारी टेक्निक ना खुद से सीखी है। एक ऐसा बंदा जिसने की टेक्निक खुद से सीखी है ना, वो बंदा कुछ खास नहीं होता। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे मास्टर और मेरी इन खुद के सीखे हुए लोगों से कितनी नफरत है। खुद से सीख के लोग खुद को बहुत ही होशियार समझते हैं, इसी वजह से ऐसे को हम लोग शौक से मारते हैं। झावली बोल रहा होता है कि इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि तुम सूचन को खत्म कर दोगे। वो कमीना सिटी में आने के बाद से ही ना मेरे काफी बड़ी दिक्कत बन चुका है, इसी वजह से उस कमीने का नामो निशान नहीं बचना चाहिए। आगे हमें एक अबेंडेंट सी फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है। फैक्ट्री में एंटर करते हुए सूचन बोल रहा होता है ली हाओ आखिर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। ली हाओ बोल रहा होता है बॉस फाइनली आप यहाँ पे आ गए, आपने जो मेरे हाथ के ऊपर मार्क्स छोड़ा था ना वो अपने आप ही गायब हो गया। मैं इतना डर गया था कि मैंने फटाफट से आपको यहाँ पे बुला लिया। सूचन बोल रहा होता है क्या तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे को बुला लिया, चलो दिखाओ क्या दिक्कत हुई है। जैसे लिया अपना हाथ ऊपर करता है तो उसके हाथ के ऊपर एक फॉर्मेशन बनाई गई होती है।
सू चैन सोच रहा होता है क्या इन्फॉर्मेशन। वहीं लिहाओ बोल रहा होता है मैंने इसको पकड़ लिया है, फटाफट से अपना काम स्टार्ट करो। तभी जो शेकी होता है वो फैक्ट्री के दरवाजों को बंद कर देता है। शेकी बोल रहा होता है मेरे को पता ही था कि जो बंदे खुद से कल्टीवेशन सीखते हैं ना, ये बहुत ही और कॉन्फिडेंट होते हैं। छोटे मोटे ट्रैप के अंदर बिना मैं इन बंदों को काफी इजीली फंसा सकता हूँ। सू चैन बोल रहा होता है तो मुझे यहाँ पे ट्रैप करने का ट्राई कर रहे हो। शेकी बोल रहा होता है ट्रैप करने का नहीं बल्कि मारने का कर रहे हैं। अब तो मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि आखिर तुम्हें चूहे को मारने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी ही क्यों। चलो कोई बात नहीं, मरने से पहले तुम ये देख लो कि आखिर जो एक रियल कल्टीवेटर होता है ना, जिसके पास में मास्टर होता है, वो कैसा दिखता है। सू चैन बोल रहा होता है मेरे को लगा था कि काफी टाइम बाद मैं ना किसी पावरफुल मास्टर से फाइट होगी, लेकिन तुम तो कमजोर निकले। मेरे मास्टर बिल्कुल सही कहा करते थे, इस वर्ल्ड में ना उंगलियों पे गिन के लोग बचे हैं जो कि सच में मार्शल आर्ट को समझते हैं। बाकी जितने भी खुद को कल्टीवेटर बोलते हैं ना, वो सारे के सारे भेड़ चाल चल रहे हैं। ये बोलते हुए सूचन वहाँ पे स्पेशल किसी बना हुआ एक ड्रैगन को समन कर लेता है और एक ही अटैक के अंदर सही के स्नेक को खत्म कर देता है। शेकी बोल रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी वो ड्रैगन सही के ऊपर अटैक करते हुए उसे बेहोश कर देता है। घबराते हुए लिहाओ बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो गया। सू चैन बोल रहा होता है अभी कुछ भी हुआ कहाँ है, अभी तो सब कुछ स्टार्ट हुआ है। अभी तुम्हारे साथी को मार पड़ी, अब तुम्हें मार पड़ेगी। तुम मेरे को धोखा दे थे ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि धोखा देने वालों के साथ में ना मैं क्या करता हूँ। लिहाओ बोल रहा होता है प्लीज मास्टर सू मुझे मत मारिए, मैं झावली और उसके बाकी लोगों के बारे में ना आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। झावली एक ऐसे बंदे से जुड़ा हुआ है जो कि पूरे के पूरे तियान सिटी के मार्शल वर्ल्ड के दुश्मन है और उस बंदे का नाम है सॉन्ग किनमिन। आपको नहीं पता कि ये लोग मिलकर क्या प्लान कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं लिहाओ की बॉडी के ऊपर काफी खतरनाक स्ट्रेस फील होता है। शेकी बोल रहा होता है कमजोर करके मेरे को पता कि तू वक्त आने पे ना सब कुछ उगल देगा, इसी वजह से तेरी बॉडी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक कर्स लगा रखा था। जिस वक्त तू हम लोग को धोखा देने का ट्राई करेगा ना, तो उसी वक्त मारा जाएगा। सू चैन बोल रहा होता है क्या ये मारा गया। तभी हम देखते हैं फैक्ट्री के अंदर ऑफिसर दाल चैन और ऑफिसर जियाओ सू एंटर करते हैं। सू चैन बोल रहा होता है तुम लोगों ने आने में बहुत ही देर कर दी, काम तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। चलो मैं तुम्हारी इन लोगों को पुलिस स्टेशन लेके जाने में हेल्प कर देता हूँ। जियासू बोल रही होती है क्या काम खत्म हो गया। दाल चैन बोल रहा होता है हम लोग को डॉक्टर जियांग ने बोला कि हम लोग को सूचन के साथ में मिलकर ना काम करना है। हम पिछले 36 घंटे से बिना आराम किए हुए सूचन के कॉल का वेट कर रहे थे और जब हम सूचन के कॉल पे यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि हमारा तो कोई यहाँ पे काम है ही नहीं। ऑलरेडी सूचन ने सब कुछ संभाल लिया। आगे वो लोग पुलिस स्टेशन आ गए होते हैं। दाल चैन बोल रहा होता है सच सच बोल, आखिर तेरा झाओ जिनमिंग की डेथ से क्या वास्ता है। शेकी बोल रहा होता है झाओ जिनमिंग एक कचरा था, अगर आज वो जिंदा भी होता तो क्या उखाड़ लेता, मर गया तो कम से कम इस अर्थ के ऊपर से बोझ तो कम हुआ, और अगर ये कचरा मर भी गया तो उसे किसने मारे से क्या फर्क पड़ता है। ऑफिसर तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पे किससे पंगा ले रहे हो, तुम्हें ना अपने बारे में परवाह करनी चाहिए। जैसे ही मैं मास्टर को पता चला कि तुम मुझे पकड़ के यहाँ पे लेके आ गए हो, तो पकड़ तुम्हारा पीछा करते करते ना यहाँ पे आएंगे, तुम्हें डर का एहसास कराएंगे और फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आगे जो दालचन और जियासू होते हैं वो सूचन के पास में आ गए होते हैं। जियासू बोल रही होती है मास्टर सू क्या हो अगर वो शरीर का मास्टर सच में यहाँ पे आ गया तो। दालचन और मैं इतने कैपेबल नहीं है ना कि हम उसको संभाल सके, क्या आपके पास में कोई आइडिया है कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं। सू चैन बोल रहा होता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक कल्टीवेटर के सामने ना तुम्हारा कोई भी चांस नहीं, पर टेंशन मत लो मैं उन लोगों का इंतजाम ना करके जाऊंगा। ये बोलते हुए अपने पाँव से दरवाजे के ऊपर एक लाइन खींच देता है। सू चैन बोल रहा होता है टेंशन मत लो इतना काफी है, पूरे तियान सिटी में ना ऐसा कोई भी नहीं जो कि इस लाइन को पार कर सके। शगी का मास्टर के अगर उसका बाप भी यहाँ पे आ गया ना तो भी वो उसको खोल नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं झावली को जो कि शगी के पकड़े आने की न्यूज को पढ़ रहा होता है। चिढ़ते हुए झावली बोल रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, उस कमीने सूचन के सामने से ही भी कुछ नहीं कर पाया। तभी वो देखता है कि उसके फोन के ऊपर लीडोंग का कॉल आता है। झावली सोच रहा होता है लीडोंग का डैड ना फिर से कॉल कर रहा है, ये तो कॉल करेगा ही ना, मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि मैं मैंग फैमिली को सबक सिखाऊंगा। मेरे को लगा था कि मैं ये काम करके ना इन लोगों का फेवर गेन कर लूंगा, लेकिन मैं तो बार बार लगातार फेल होता जा रहा हूँ। मैंने तो ये भी सुना है कि लीडोंग की रिकवरी ना डे बाय डे काफी खराब होती जा रही है, इसी वजह से उसके डैड ना अभी और भी काफी गुस्से में है। एक काम करता हूँ उसको कुछ दिनों के लिए अवॉइड करता हूँ। वैसे भी लीडोंग वाला मैटर मेरा तो था नहीं, मैं फालतू में इसके चक्कर में पंगे क्यों लूं। वैसे मेरे को चाहिए कि ना बाकी सारे साथियों को इन्फॉर्म करना चाहिए कि आखिर उसके साथ में हुआ क्या है। कॉल पिक करते हुए एक लड़की बोल रही होती है बताइए मिस्टर झा आपने हमको कैसे कॉल किया। अगर आप शही के बारे में बताना चाहते हो ना तो इसके बारे में हमें और मास्टर को ऑलरेडी पता है। सीनियर ब्रदर और मैं जल्दी तियान सिटी आने वाले हैं ताकि उस सूचन की नाम की बीमारी को ना हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके। आप एकदम टेंशन फ्री रहो, आपने हम लोग को ना काफी सालों से सपोर्ट किया है, आपके पैसों के बिना हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, आपके ऊपर ना हम दिक्कत नहीं आने देंगे। झावली बोल रहा होता है आखिर तुम्हारे मास्टर क्या कर रहे हैं, क्या उनके पास में इतना भी टाइम नहीं कि वो कॉल का आंसर कर सके। वो लड़की बोल रही होती है मास्टर अभी कल्टीवेशन में बिजी है, काफी सारे लोगों के एनर्जी को ऑब्जर्व करने में ना टाइम लगता है। फिर वो लड़की बोलती है मास्टर मैं और सीनियर बदना सही को बचाने के लिए जा रहे हैं,
मास्टर बोल रहे होते ठीक है जल्दी उसे बचा के लेके आओ, ध्यान रखना किसी को भी जान से मत मारना। आगे हम देखते हैं वो लोग स्टेशन आ गए होते हैं। वो लड़की बोल रही होती है मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि शही को ना इस जगह पे बांध के रखा गया है। वो एक ऐसा बंद है जो कि मैजिक को यूज कर सकता है। आखिर ऐसे ऑर्डिनरी ऑफिसर्स ने उसको कैसे पकड़ लिया? तभी उसे एक कमरे के अंदर से शही की एनर्जी फील होती है। वो लड़की बोल रही होती है तो फिर शही यहाँ पे कैद है। देखो ना उस पिजन के बाहर एक लाइन खींची गई है, लगता है कि वो किसी पावरफुल मास्टर की खींची हुई लाइन है, इसी वजह से शकी उसे बाहर नहीं निकल पा रहा। पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कौन वो मास्टर है, लेकिन वो मुझसे पावरफुल नहीं हो सकता। ये बोलते वो अपना अटैक प्रिपेयर करने लगती है। तभी हम देखते हैं उस लाइन के अंदर से एक स्पेशल ड्रैगन बाहर निकलता है। शॉक्ड होते वो लड़की बोल रही होती है क्या ये एक फॉर्मेशन थी? सीनियर ब्रदर लाइन प्लीज मेरी हेल्प करिए। तभी हम देखते जो ऑफिसर्स होते वो भी यहाँ पे आने लगते हैं। कैट गर्ल बोल रही होती है अगर हम यहाँ पे रुकेंगे तो पकड़े जाएंगे, और ऊपर से मास्टर ने कहा था कि किसी को मारना भी नहीं, फिलहाल के लिए ना यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। लायन बोल रहा होता है पर शही का क्या होगा? कैट गर्ल बोल रही होती है हम बचेंगे तब ना उसको बचाएंगे, पहले यहाँ से निकलते हैं फिर सोचते हैं कि शही के साथ में क्या करना है। ये बोलते हैं वो लोग टेलीपोर्टेशन का यूज करते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सूचन और ग्रैंडपा मैन को जो कि बैठ के चेस खेल रहे होते हैं। तभी रोजी की मॉम वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है देखो मेरे साथ में कौन आई है, रोजी की कजिन यान सासा। ये कब से अब्रॉड में ना किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, एक हफ्ते पहले ही यहाँ पे वापस आई है। शाशा बोल रही होती है आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। रोजी की मॉम बोल रही होती है आजकल तो हम भरोसेमंद लोगों के ऊपर बिना भरोसा नहीं कर सकते। उस लीडरों को तो देखा है ना क्या उस कमीने ने क्या करा, इसी वजह से मैंने सासा को यहाँ पे बुला लिया ताकि वो रोजी की बॉडीगार्ड बन सके। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं पर रोजी को बॉडीगार्ड की क्या है जरूरत, उसके पास में सूचन है ना, सूचन उसका ख्याल रख सकता है। सूचन बोल रहा होता है ग्रैंडपा मेरे को ना इससे कोई भी दिक्कत नहीं, वैसे भी मैं आजकल पुलिस वालों के साथ में ना काफी सारे केसेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो हमेशा रोजी के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। अगर ऐसे में उसके साथ में कोई रहेगा ना तो ऐसे में मेरे को भी कोई टेंशन नहीं होगी। रोजी की मॉम बोल रही होती है तुम यहाँ पे पुलिस वालों की हेल्प कर रहे हो क्या? इतनी लंबी लंबी फेंकने से पहले तुम्हारी जुबान नहीं लड़खड़ाई? प्लीज घर के अंदर ऐसी फालतू बातें तो मत करो। तभी वो अंदर आते हुए बोल रही होती है मॉम क्या सासा है? रोजी की मॉम बोल रही होती है हाँ सासा ना खास तौर पे यहाँ पे तुम्हारे लिए आई है, मैंने उससे कहा था कि वो तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड के तौर पे काम करे, इससे तुम्हारी सेफ्टी की ना हम लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, और वैसे भी तुम दोनों बहनें हो तो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबली रह भी पाओगी। तभी आगे बढ़ते हुए सासा बोल रही होती है तो फिर तुम हो सूचन? सूचन बोल रहा होता है हाँ क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था क्या? शाशा बोल रही होती है नहीं आंटी ने ना मेरे को तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया, पहले मैं सोची थी कि मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखूंगी, पर तुम्हें देखने के बाद मैं एक बात बोल सकती हूँ, तुम मेरी सिस्टर रोजी के ना बिल्कुल भी काबिल नहीं। वो एक हार्ड वर्किंग इंसान है जो कि अपने फ्यूचर के लिए कितनी मेहनत कर रही है, और एक तरफ तुम हो जो कि उसके पैसे के ऊपर ऐश करने के लिए आए हो। अपनी बहन को एक ऐसे बेकार इंसान के साथ में ना मैं कभी नहीं देख सकती। सूचैन बोल रहा होता है भले ही यहाँ पे मार्शल आर्ट की बात करो या फिर लोगों को बचाने की, तुम दोनों में ना बड़ी ही बेकार हो। ग्रैंडपा सोच रहे होते इसने तो एक ही लाइन में ले ली, सच में सूचन ने तो मौज कर दी। खड़ा होते हुए सूचन बोल रहा होता है तुम काफी लंबे टाइम से ना पावर बेस्ड टेक्निक का प्रैक्टिस कर रही हो, मेरी बात मानो पावर बेस्ड टेक्निक को छोड़ो और स्किल और स्पीड के ऊपर काम करो, क्योंकि मेरे को भरोसा है कि तुम्हारे सामने जिस भी दिन तुम्हारी बराबरी का भी कोई आ गया ना तो तुम उसके सामने ना 10 मुंह भी नहीं टिक पाओगी। टाइम सिखाए इससे पहले खुद समझ जाओ। चिढ़ते हुए सासा बोल रही होती है आखिर तुमने क्या कहा? साथ ही साथ सोच रही होती है आंट ली ने ना बिल्कुल सही कहा था, ये बंदा ना बड़ा ही एरोगेंट है। वहीं सूचन सोच रहा होता है मैंने जो पुलिस स्टेशन में बेल लगाया था ना उसको किसी ने तो तोड़ने का ट्राई करा है, मेरे को जल्दी वहाँ पे जाना पड़ेगा, नॉर्मल ऑफिसर्स नए लोगों नहीं संभाल पाएंगे। फिर जो सूचन होता है वो अपने पास से 2 तलिस्मान को बाहर निकाल लेता है। सूचन बोल रहा होता है रोजी भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन इसको अपने पास रखना, मुझे कुछ काम है तो मैं वो करके आता हूँ, ये चीजें ना तुम्हें किसी भी टाइप के खतरे से बचाएगी। रोजी बोल रही होती है रात काफी हो गई तो अपना ख्याल रखना। वहीं रोजी की मॉम बोल रही होती है इतनी रात को ना सभी लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते, आखिर लड़का इतनी रात को क्या करने के लिए बाहर निकला है। वहीं बाहर हम देखते हैं बदल लायन को जो कि मैंग मेंशन को देख रहा होता है। लायन सोच रहा होता है बदल झाड़ू ने बताया था यही वो जगह है जहाँ पे वो कमीना सूचन रहता है। रोजी की मॉम बोल रही होती है मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि हम सूचन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, बताइए ना आखिर इतनी रात को वो बंदा क्या ही करने के लिए बाहर गया होगा, और जाने से पहले उसने किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझा। तभी जो लायन होता है वहाँ पे आ जाता है। लायन बोल रहा होता है अभी मैंने तुम लोगों के मुंह से सूचन का नाम सुना, लगता है कि मैं बिल्कुल सही एड्रेस पे आया हूँ। शाशा बोल रही होती है आखिर तुम कौन हो? तभी अपनी पावर को रिलीज करते हुए लायन बोल रहा होता है सूचन को बोलो कि बाहर आए वरना तुम सभी को ना बेवजह ही मरना होगा। ये बोलते हुए उनके ऊपर सुपरसोनिक साउंड से अटैक करता है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसी आवाज है, इससे तो सर में ना बहुत ही दर्द हो रहा है। तभी रोजी के पास से वो तलिस्मान निकलते चमकना स्टार्ट कर देते हैं। रोजी सोच रही होती है तो सूचन के देवे तलिस्मान है, इन्होंने हमारे आसपास में ना बेर क्रिएट कर दिया। रोजी की मॉम बोल रही होती है सच में मेरा सरदर्द तो गायब हो गया।
लायन बोल रहा होता है यहाँ पे इन 4 लोगों में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की है जो कि हुआजिन लेवल की मास्टर है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना सभी के सभी नॉर्मल लोग हैं। आखिर इन लोगों ने मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक कर लिया। आगे बढ़ते हुए शशा बोल रही होती है तुम्हारा मुंह बहुत ही खुलता है ना, आज देखो मैं अपने पंचेस के साथ में ना तुम्हारा मुंह कैसे हमेशा हमेशा के लिए बंद करती हूँ। ये बोलते हो लायन के फेस पे एक बहुत ही खतरनाक पंच मार देती है। हंसते हुए लायन बोल रहा होता है क्या बस इतना ही, इतने कमजोर पंच से तो मैं मुंह बंद करना चाह रही थी। वही शॉक्ड होते हुए शशा बोल रही होती है आखिर ये क्या हो गया, मेरा अटैक इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा। लायन बोल रहा होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर एक पावरफुल अटैक ना क्या होता है। ये बोलते शशा को उठा उठा के पटकना स्टार्ट कर देता है। रोजी की मॉम बोल रही होती है शशा मेरी बच्ची। वही शशा बोल रही होती है मैं किक बॉक्सिंग को ना 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और ये जो बंदा है ना इसका लेवल मुझसे कुछ खास आई नहीं, फिर भी मैं इसके सामने 1 सेकंड भी टिक नहीं पाई। क्या इसका मतलब सूचन ने कहा था वो बिल्कुल सच था क्या। पावर बेस्ड टेक्निक ना मेरे को बिल्कुल भी सूट नहीं करती। चिल्लाते हुए लायन बोल रहा होता है कहाँ है वो सूचन, बोलो उसको बाहर निकलने के लिए। तभी बाहर आते हुए सूचन बोल रहा होता है तुझसे ही तो मिलने के लिए मैं पुलिस स्टेशन आया था पर तू मुझसे मिलने के लिए मेरे घर तक पहुंच गया, ये लो मेरी तरफ से वेलकम गिफ्ट। ये बोलते स्पेशल किक से अटैक करता है और अपने पावर के नीचे लायन को पूरी तरीके से दबा देता है। सूचन बोल रहा होता है बाकी काम तुम लोग संभाल लो, वो लड़की तो ऑलरेडी पकड़ी गई है और अब ये भी पकड़ा गया, इन सभी को ना इस तरीके से इंटरोगेट करना। रोजी की मॉम बोल रही होती है सूचन तुम वापस आ गए। सूचन बोल रहा होता है टाइमली वापस आया ना, अगर तो मैं यहाँ पे लेट कर देता ना तो ये तो आप लोग को उठा उठा के फेंकता जैसे कि इसने यहाँ पे शशा को पटका है। रोजी की मॉम बोल रही होती है आखिर तुम पुलिस के साथ में क्या कर रहे हो, क्या सच में तुम पुलिस वालों के साथ में काम कर रहे हो। सूचन बोल रहा होता है हाँ ये दोनों ना फिलहाल मेरी टीम में काम कर रहे हैं। शशा सोच रही होती है मेरे मास्टर ने बोला था कि आज के टाइम का जो मार्शल आर्ट है ना वो तो कुछ भी नहीं, एक वक्त हुआ करता था जबकि मार्शल आर्टिस्ट ना रियल पावर को होल्ड किया करते थे। उनके नॉर्मल किक में ना इतना दम हुआ करता था कि वो पहाड़ तक को तोड़ दे और उनको ना बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि उनको देख के पता चलता था कि आखिर वो कितने पावरफुल है। मेरे मास्टर ने कहा था कि मैं जिस भी दिन किसी ऐसे बंदे से मिलूं जिसके पावर तक पहुंचने के बारे में मैं सोच भी ना पाऊं तो इसका मतलब कि वो मास्टर ना एक ट्रू मास्टर है। आगे बढ़ते हुए शशा बोल रही होती है सूचन तुमने कहा था कि पावर बेस्ड टेक्निक न मैं किसी भी काम की नहीं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे अपने पुराने मार्शल आर्ट को छोड़ देना चाहिए। सूचन बोल रहा होता है अभी तुम्हारी मुलाकात लायन से हुई है, ये भी पावर बेस्ड टेक्निक को यूज करता है लेकिन ये कोई बहुत ही कमाल का फाइटर नहीं है बल्कि ये एक नॉर्मल फाइटर है। इसके 3 मूव्स को बिना तुम संभाल नहीं पाई, अगर तुम बेकार में पावर को चेंज करती रहोगी ना तो तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं आएगा। टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, सही चीज के ऊपर फोकस करो। झुकते हुए शशा बोल रही होती है प्लीज सीनियर मेरे को मेरे एरोगेंस के लिए माफ कर दीजिए, घमंड ने मेरे को अंधा कर दिया था लेकिन आपकी ग्रेटनेस से ना मेरी आंखें फिर से खुल गई। सीनियर मुझे गाइड करिए कि आखिर मेरे को ट्रेनिंग के लिए ना कौन से रास्ते को चूज करना चाहिए। मेरे को आपके ऊपर भरोसा है कि आप मेरे को ना पक्का से कुछ ना कुछ अच्छा ही बताओगे। शॉक्ड होते हुए रोजी सोच रही होती है शशा झुक रही है। रोजी की मॉम बोल रही होती है शशा आखिर तुम क्या कर रही हो। सूचन बोल रहा होता है कहना पड़ेगा तुम तो बड़ी ही सेंसिबल हो, अपनी गलतियों को मान के उनको करेक्ट करने वाला ना हमारी जिंदगी में काफी आगे बढ़ता है। तुम्हें पता है कुछ ओल्ड लेडीज तो ऐसी होती है ना जो कि शर्त तो लगा लेती है लेकिन कभी बिना शर्त को पूरा नहीं करती। ऐसे लोगों के परिवार से आने के बावजूद भी तुम कितनी सेंसिबल हो। चलो तुमने समझदारी दिखाई, इसी वजह से मैं तुम्हें माफ करता हूँ और देता हूँ तुम्हें एक ऐसी टेक्निक जो कि तुम्हें ना सदा सूट करती है। शॉक्ड होते हुए सारा सोच रही होती है अपनी टेक्निक को ना मेरे माइंड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मेरे मास्टर ने बताया था कि एक ऐसा बंदा जो कि ग्रैंड मास्टर इलम या फिर उससे भी ऊपर होना वो ये काम कर सकता है। सच में आज मेरी मुलाकात ना एक बहुत ही पावरफुल मास्टर से हुई है, एक ऐसे लेजेंडरी मास्टर ना मैं वो खुद ही टेक्निक सिखा रहे हैं। सच में आज मेरी किस्मत खुल गई। सूचन बोल रहा होता है तुम बहुत ही मेहनती हो तो अगर तुम स्पीड और एजिलिटी के ऊपर काम करोगे ना तो काफी बेहतर रहेगा। मैंने तुम्हें एक ऐसी टेक्निक दी है ना जो कि इस चीज के ऊपर काम करती है, अगर तुम वही तरीके से मेहनत करती हो तो तुम बहुत ही जल्दी इतनी पावरफुल बन जाओगी कि तुम लाए ऐसे बंदों को ना काफी इजीली हरा दोगी। शशा बोल रही होती है शुक्रिया मास्टर मैं पूरी मेहनत करूंगी। वहीं रोजी सोच रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हुआ। सूचन ने इसके सर के ऊपर हाथ रखा और अब वो इसको मास्टर बोल रही है। लगता है कि सच में सूचन एक बहुत ही खतरनाक मास्टर है, इसी वजह से सभी उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं। हो ना हो अभी तक जितनी बड़ी चीजें हमारे साथ में हुई है ना वो सबको सिर्फ सूचन की वजह से हुई है। रोजी की मॉम बोल रही होती है मेरी बच्ची आखिर तुम ये क्या कर रही हो, ये लड़का तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ मत बनो। पता नहीं ये कैसे ट्रिक का यूज करता है कि इसने घर में सभी को पागल बना दिया है, पहले मेरे डैड फिर रोजी और अब तुम भी। सासा बोल रही होती है आंटी मैं किसी के बारे में बिना कुछ भी सुन सकती हूँ लेकिन मैं बेनिफैक्टर के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती। आज इस बंदे की यहाँ पे बुराई कर रही है ना, आपको नहीं पता ये खड़े खड़े यहाँ पे आपके मुंह से बेइज्जती सुन रहे हैं ना, ये इसकी महानता है। रास्ते में आते वक्त आपने इनके बारे में मुझसे क्या कुछ नहीं कहा था, मैंने तो आपकी बातों को मानते हुए ये तक मान लिया था कि ये ना एक बहुत ही बुरे और घटिया इंसान है। सच को तो उन बातों के लिए ना आपको भी इनसे माफी मांगनी चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपने अपने आंखों के ऊपर ना कौन सी पट्टी बांध रखी है। क्लियरली पता चल रहा है कि इन्होंने आपको बचाया है
अगर अभी इनके तलिस्मान नहीं होते तो आपको पता भी है कि आपकी फैमिली के साथ में क्या होता। रोजी की मॉम बोल रही होती है, मैंने कहा सुजन के बारे में कुछ भी कहा था, जो भी कहा था वो तो सच ही था ना। दाल चैन बोल रहा होता है, मास्टर सू हमने इनको पकड़ लिया तो हम चलते हैं। सू चैन बोल रहा होता है, मैं सुबह भी ना तुम लोगों से मिलने के लिए आऊंगा। रोजी सोच रही होती है, पहले मिस्टर वांग, उसके बाद में डायरेक्टर जियांग और उसके बाद में मिस्टर सन। ये सभी के सभी सू चैन की ना इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। ये डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी इनसे ऐसे बात कर रहे हैं ना जैसे कि सू चैन ही इन लोगों का डायरेक्टर हो। आखिर ये सभी लोग सू चैन की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? आखिर सू चैन है कौन और वो सच में क्या कर सकता है? अब इसका क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।